वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर। जो हमने एक्ट लिया है वो है इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976। यहाँ पे हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इक्वल रेमुनेशन एक्ट होता क्या है। जैसा कि इक्वल रेमुनेशन मतलब ये हुआ कि रेमुनेशन का हम डिफरेंस नहीं करेंगे किस बेसिस पर कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो मैन है या फिर वूमन है। तो यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द बोथ मैन एंड वूमेन की बात की गई है। तो इक्वल रेमुनेशन एक्ट आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ पे हम इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमन की बात करते हैं वो क्या है, आपका इक्वल रेमुनेशन एक्ट है। ये जो आपका एक्ट है ये आपका 1976 में आया था। और ये जो इक्वल रेमुनेशन एक्ट है इसने सजेस्ट ये किया है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क हम मैन वुमेन के वर्क में डिफरेंस नहीं करेंगे और उनके रेमुनेशन में भी डिफरेंस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो एक्ट है आपका इक्वल रेमुनेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया था 1937 में। उसमें ये बताया गया था कि जो मैन वुमन के अंदर हम देखें प्रमोशंस की बात करें, हम ट्रांसफ़र की बात करें, हम ट्रेनिंग की बात करें तो वहाँ पे भी हमें उनमें डिफरेंस नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कि सेम वर्क के लिए हमें सेम पे करना है, चाहे वो वर्क वुमेन पूरा करे चाहे वो वर्क मैन पूरा करे। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वो इक्वल रेमुनेशन एक्ट है आपका। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो इक्वल रेमुनेशन एक्ट है इसके अंदर जो आपका एप्लीकेबिलिटी है क्या है। पहले तो इक्वल रेमुनेशन एक्ट कब आया था, 1976 में आया था और ये होल ऑफ द इंडिया क्या है, एप्लीकेबल है। और ये जो एक्ट जो है इसके अंदर यही बताया गया है कि जब हम डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट में मैन वुमेन की रेमुनेशन की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें एक बात आप देखें, डेफिनेशंस आपको दी है, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दी है, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दिया है, एम्प्लॉयर दिया है, मैन दिया है, वुमेन दिया है, नोटिफिकेशन, प्रेस्क्राइब रेमुनेशन, सेम वर्क फॉर सिमिलर नेचर वर्कर दिया है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट भी दिया है। तो इनको हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट होता क्या है। एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट ये होता है कि ये जो आपका इक्वल रेमुनेशन एक्ट जो है आपका, the provision of equal remuneration act will apply even when they are inconsistent with the provision of any other act। जैसे हम बात करें इक्वल रेमुनेशन एक्ट हमने पढ़ा, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ अदर एक्ट है वहाँ पे भी हमने वही चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो किसको सही माने, तो ओवरराइडिंग का मीन्स होता है कि जो इक्वल रेमुनेशन एक्ट है उसको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे यही बोला गया था, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी inconsistence therewith contained in any other law in the terms of any award agreement or contract of service। ठीक है ना, कि जो इससे पहले बना हुआ है तो उन पर इसको क्या मानेंगे, हम क्या मानेंगे, इम्प्रूवमेंट मानेंगे। तो ये तो हुआ आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट का कि इक्वल रेमुनेशन एक्ट को हम क्या मानते हैं, ओवरराइडिंग मानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस की। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आया था आपका क्या, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप देखें तो जो आपका रेलवे है, बैंकिंग कंपनी है, माइन है, ओल फील्ड है, मेजर पोर्ट हैं, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। इसके अलावा इसके अदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी क्या आएगी, आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर आएगी। फिर हम बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ एक्ट की। ये एक्ट कब आया था, इसको भी हमने पढ़ लिया था कि ये एक्ट का नाम ही क्या है, 1976 में ये आया था। फिर हम बात करें एम्प्लॉयर की मीनिंग यहाँ पे दी है क्लोज एफ और सेक्शन 2 के अंदर, जो हमने कहाँ से लिया है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। आपकी नेक्स्ट यूनिट के अंदर जब मैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट आपको समझाऊंगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयर की मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। तो ये मीनिंग जो यहाँ काम में आएगी वो कहाँ से आएगी, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट की एक्ट से काम में आएगी। हमने बात की थी, जब हमने वर्कर की बात की थी तो वहाँ पर हमने बात की थी मैन वुमेन की बात की थी। मैन वुमेन की हम बात करें, ह्यूमन बींग जो हैं जिनकी रेस्पेक्टिव जो भी एज है वो क्या कहलाएंगे, आपके मैन वुमेन कहलाएंगे। नोटिफिकेशन की बात करें तो जो भी पब्लिश्ड ऑफिशियल गजेट है वो नोटिफाई टाइम टू टाइम होता है, उसे हम क्या है बोलते हैं, नोटिफिकेशन बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड की हम बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड रूल मेड बाय क्या है आपका, एनी अंडर दिस एक्ट की आपने कोई भी रूल बनाया है इस एक्ट के अंदर वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिस्क्राइब कहलाएगा। रेमुनेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिक वेज, सैलरी, जो भी एडिशनल पेबल है एम्प्लॉय को उसको हम इंक्लूड करेंगे। सेम वर्क और सिमिलर नेचर की बात करें तो यहाँ पे आपका एस का होता है स्किल्स, ई का होता है एफर्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन
वैन वर्क ऑफ नेचर ऑफ दिस काइंड, जब वर्क इस तरीके की नेचर है कि उसमें स्किल्स, एफर्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या चाहिए, सेम चाहिए और सिमिलर वर्किंग कंडीशन के अंदर चाहिए, चाहे उसको मैन परफॉर्म करे चाहे वो उसको वुमन परफॉर्म करे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या कहलाता है, सेम वर्क फॉर सिमिलर नेचर कहलाता है। वर्कर की हमने पहले बात ही की थी, इसमें जो भी एम्प्लॉयड हुए हैं पर्सन किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, चाहे वो मैन है चाहे वुमन है, उन सबको इंक्लूड करेंगे। ओवर की हमने बात कर ली कि ओवर इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका इक्वल रेमुनेशन एक्ट है, इसके अंदर आप देखें तो पेमेंट ऑफ रेमुनेशन इक्वल रेट से होगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो। जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो भी बेसिक वेज है, सैलरी है, एडिशनल अदर जो भी हम बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका इक्वल रेमुनेशन एक्ट के अंदर आएगा। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर है कि आप पे इक्वल रेमुनेशन टू मैन एंड वुमन वर्कर फॉर द सेम वर्क एंड ऑफ ए सिमिलर नेचर। चाहे वो वर्क मैन ने पूरा किया हो चाहे वो वुमन ने पूरा किया, उसे हमें क्या करना है, इक्वली पे करना है। यहाँ पे हम देखें तो एक वर्ड आया था SER, स्किल, एफर्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम अंडर सिमिलर वर्किंग कंडीशन बाय ए मैन और वुमन। हमने पीछे भी पढ़ा भी था। द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन स्किल, एफर्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट ऑफ ए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पीछे यही पढ़ा था जब मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था कि इस तरीके का सेम वर्क है, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम वर्क के बेस पर कोई आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। तो ये ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे रेमुनेशन टू मैन एंड वुमन फॉर द सेम वर्क फॉर द सिमिलर नेचर, इसके अंदर हमने इसकी बात की थी। नो डिस्क्रिमिनेशन मेड बाय रिक्रूटिंग द मैन एंड वुमन वर्कर। देखो होता क्या है, जब हम मैन वुमन का एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो जो भी वहाँ पे सीट हैं जो वैकेंट हैं, तो उस हिसाब से हमें उन्हीं सीट के हिसाब से हमें क्या करना है, मैन वुमन का वर्कर का क्या करना है, बोलो रिक्रूटमेंट करना है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट भी आया था और उस अमेंडमेंट के अंदर यही बोला था कि मैन वुमन जो है वो जो आपका 1987 में आया था कि उनके प्रमोशन में, उनके ट्रांसफ़र में और उनकी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस हमें नहीं करना है। तो ऐसे ही उनके रिक्रूटमेंट में जो भी उनकी रिक्रूट नंबर रिक्वायर है उतने ही हमें क्या करने हैं, रिक्रूट करने हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है। एडवाइजरी कमेटी ये होगी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको कंस्टिट्यूट करेगी और वो एडवाइस करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को, वो आपकी एडवाइजरी कमेटी कहलाएगी। पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटी फॉर हायरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम एंड कंप्लेंट। तो कभी भी क्या होता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम राइज हो जाती है कि जो आपका इक्वल रेवोल्यूशन एक्ट है उसकी कोई कंडीशंस को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो उस समय इस तरीके की प्रॉब्लम जब अराइज होगी तो उसको हियरिंग और क्लेम और कंप्लेन की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाएगी उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमने बोला था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी है वो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो, उनको क्या करेगी, सजेस्ट करेगी। और वो जो एडवाइजरी कमेटी होगी उसके अंदर नॉट लेस देन 10 मेंबर होंगे जो क्या करेंगे, जिसमें से हाफ क्या होंगी, वुमन होंगी, जो क्या करेंगे, ये डिसीजन लेंगे ये किसके लिए, वो हियरिंग ऑफ द क्लेम के लिए और कंप्लेंट को सोल्व करने के लिए वो डिसीजन लेंगे। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। और इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, सारे जो डिस्प्यूट के लिए एक पर्सन अपॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं हम, ऑफिसर, जो लेबर ऑफिसर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। वही पर्सन क्या है, आपका रेस्पॉन्सिबल है एज इट थिंक्स फिट टू बी द अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग। वही क्या है, सुनवाई का ध्यान रखेगा। फिर हम बात करेंगे कंप्लेन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन करेंगे वो भी। और कहीं उनको लगता है क्लेम अराइज हुए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एट ए इक्वल रेट, कि कहीं ऐसा क्लेम अराइज हुआ है कि वहाँ मैन वुमेन को जो पेमेंट हो रहा है आपका वेजेस का वो इक्वली नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्लेम को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। एवरी क्लेम एंड क्लेम रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी मेड इन सच ए मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो सेक्शन के अकॉर्डिंग सबसेक्शन 1 है उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि वो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है कि नहीं है, आपका उसमें सिमिलर आपका स्किल्स एफर्ट रिक्वायर है या फिर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो क्लेम को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, टू अपॉइंट अथॉरिटी फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग द क्लेम एंड कंप्लेंट। और उसमें जो पर्सन अपॉइंट होगा वो आपका लेबर जो ऑफिसर है इंस्पेक्टर की पोस्ट का होगा, उस रैंक्स का नीचे का पर्सन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने
यही देखा कि जो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट यही है कि जो अपने एम्प्लॉई हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो, उनकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हम एडवाइस की जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो एडवाइजरी कमेटी थी वो क्या करती है, नंबर ऑफ वुमन एम्प्लॉयड इन द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट देखती है, नेचर ऑफ वर्क देखती है, आवर ऑफ वर्क देखती है, सूटेबिलिटी ऑफ देखती है कि जो मैन वुमन है वो सूटेबली वर्क कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, सूटेबल कंडीशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट को पूरा किया। पार्ट सेकंड के अंदर हम देखेंगे कुछ अदर्स प्रोविज़न जो रहेंगे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के अंदर। तो मिलते हैं पार्ट सेकंड में। थैंक्स।